वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, आज तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। दूसरी तरफ जरताज गुल, जिन्हें गुज़श्ता रात ही पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला, राहदारी जमानत मंजूर की गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान छुट्टियों पर थे, उसके बावजूद वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे और रात गए जरताज गुल को जमानत फराम की है। तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट पर भरपूर एतमाद है। इसकी क्या वजह है? देखिए रेहान साहब, ये हलाल और हराम का फर्क है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे के जो बानी पीटीआई के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर आपने वोटिंग करवानी है और रात 12 बजे तक ये वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए, और 12 बजे से पहले अगर उस वक्त के जो स्पीकर थे असद कैसर वो उस वोटिंग के प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर रहे थे, वोटिंग के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक को नहीं लेके जा रहे थे, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दरखास्तें आती थी और सुप्रीम कोर्ट खुलने का इम्कान पैदा हुआ था तो वो तो रात गए। अगर सुप्रीम कोर्ट खुलने जा रही थी तो वो तो हराम थी। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन इश्तिहारी रहनुमाओं को रिलीफ मिल रहा हो जो कि 9 मई के वाकये में मुलविस हैं, तो तब सब कुछ हलाल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा होता है। जरताज गुल साहब की आपने बात की, जरताज गुल साहब को अगर आप एक लम्हे के लिए छोड़ दें, उसके अलावा आप देखें पीटीआई के वो तमाम रहनुमा जो इस वक्त या तो गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है 9 मई के वाकयात में, या वो अपने जुडिशल हैं, या फिर उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है, क्या उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किए? उनके नॉमिनेशन पेपर अगर रिजेक्ट भी कर दिए गए हैं तो अपील ट्रिब्यूनल से पीटीआई के जिन लोगों के भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी बार मौजूद नहीं है, कोई कदगन मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल है उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिल रही है। जहां तक आपने बात की कि चीफ जस्टिस काजी फायसा पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, पहले तो सवाल ये है कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फायसा पर एतमाद का इजहार किया था? यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिसके दौर में काजी फायसा जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो इसी काजी फायसा के खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया था, और वो रेफरेंस 10 जज साहबान ने मुतफिका तौर पर उसको कलअदम करार दिया था। वो रेफरेंस पीटीआई की हुकूमत का, पीटीआई के सदर का भेजा हुआ, पीटीआई के वजीर आजम बानी तहरीक इंसाफ का भेजा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंका था सुप्रीम कोर्ट से बाहर। वो बंदयाल साहब उस फुल कोर्ट के बेंच की सदारत कर रहे थे, वो काजी फायसा साहब का फैसला नहीं था। और जहां तक काजी फायसा साहब पर एतमाद की बात है, तो जो मर्जी हो जाए, इन्होंने काजी फायसा साहब पे एतमाद नहीं करना। आप पिछले चंद माह की अगर केसेस की डिटेल निकाल के देखें तो काजी फायसा के अदालत में जो भी पीटीआई का केस लगा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काजी फायसा ने रिलीफ मिला है इनको। आप इलेक्शन की डेट वाली इनकी एप्लीकेशन की दरखास्त को अगर देखें तो ये अगस्त 2023 में दायर की गई बंदयाल साहब के दौर में, लेकिन बंदयाल साहब के दौर में उसको टेकअप नहीं किया गया। लेकिन जब काजी फायसा साहब चीफ जस्टिस बने तो 11 दिन के अंदर 11 दिनों में उस इलेक्शन की डेट के हवाले से काजी फायसा साहब ने दरखास्त पे समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी की डेट लेके दी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। वो कमेटी में गई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, उस कमेटी में बेंच तश्कील दिया गया जिसमें सरदार तारिक मसूद थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशंस एक्सेप्ट भी हो रही हैं, वो केसेस समाअत के लिए लग भी रहे हैं, बावजूद इसके तहरीक इंसाफ उन पर जो है अदम एतमाद का इजहार कर रही है। अब ये कहेगा कि आज ना सिर्फ अदम एतमाद का इजहार किया गया बल्कि एक इल्जाम भी लगाया गया कि वो जो रेफरेंस पीटीआई चीफ जस्टिस काजी फायसा के अगेंस्ट लेकर आई थी, असल में उसका बुग़्ज़ है जस्टिस काजी फायज ईसा को। ये इल्जाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आयद किया गया है। तो तहरीक इंसाफ क्या फोर्सी कर रही है? काजी फायसा की अदालत से कौन सा ऐसा फैसला जिसकी तवक्को है कि उनके खिलाफ आएगा? देखिए, काजी फायसा साहब के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने सोशल मीडिया, जो उनकी टीम है, जो सोशल मीडिया उनका ब्रिगेड है, उसको एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। और सिर्फ ये जस्टिस काजी फायसा नहीं, आप तमाम इदारों का निकाल के देख लें डाटा, पीटीआई की जो उनके हवाले से हिस्ट्री रही है, आप एस्टेब्लिशमेंट को निकाल के देख लें, आप इलेक्शन कमीशन को निकाल के देख लें, आप अदालतों को निकाल के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इसलिए ये इल्जामात लगाती है और ट्रोलिंग की जाती है अदालतों की, इदारों की, इलेक्शन कमीशन की, एस्टेब्लिशमेंट की, ताकि उन पे दबाव बढ़ाया जा सके और दबाव बढ़ा के इस तरह के इल्जामात लगा के
इसको वेपनाइज किया जाए और अपने हक में फैसले लिए जाएं। हालांकि फैसले इसके अलावा भी, इन हथकंडों के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो इनकी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी, जिसमें इन्होंने रिस्पोंडेंट भी गलत बनाए हुए थे, पहला जो फेज ऑफ लिटिगेशन था उसमें तो इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया था। और अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पीटीआई की दरखास्त पर अमल दरामद नहीं किया था, तो फिर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में आपने इलेक्शन कमीशन को ही फरीक बनाना था। लेकिन आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में तमाम आईजीज को फरीक बना रहे हैं, आप तमाम चीफ सेक्रेटरीज को फरीक बना रहे हैं, आप हुकूमतों को फरीक बना रहे हैं, निगरान हुकूमतों को फरीक बना रहे हैं जो कि गैर मुतलका थी। कल की अदालती कार्रवाई जो कि पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने देखी है, पूरी दुनिया में बैठे जो पाकिस्तानी है उन्होंने देखी है, उसमें बार बार जो सवाल हो रहा था कि आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन जो लेके आए हैं, आपने रिस्पोंडेंट तो बनाना था, जो इलेक्शन करवाना है साफ शफाफ, जिसने वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आपने आईजी को फरीक बना लिया, आपने चीफ सेक्रेटरी को फरीक बना लिया, इनका क्या ताल्लुक है? अब इसका जवाब नहीं दे रहे। और फिर एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या आपने जो वाकयात आप बता रहे हैं कि आपसे नॉमिनेशन पेपर छीने गए, आपके लोगों को पकड़ा गया, पकड़ दकड़ की गई, तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन में कोई तहरीरी तौर पर दरखास्त दी? तो दरखास्त भी अदालत में पेश नहीं कर सके। एतराफ किया कोसा साहब ने कि ऐसी कोई दरखास्त मैं अदालत के सामने पेश नहीं कर सकता। तो काम तो अपना पूरा नहीं करते, होमवर्क इनका अपना मुकम्मल नहीं होता। और फिर अदालत इनसे ये भी कह रही है कि आपके पास जो आप रिटर्निंग अफसरान पे एतराज उठा रहे हैं, आपके पास फोरम मौजूद है, आपके पास रेमेडी मौजूद है। अब आप खुद देखें कि जहां जहां से इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, तो जब से ये ट्रिब्यूनल कायम हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो रहे हैं। लेकिन जहां पे इनकी गलतियां हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर में इमरान गलत वसीम बयानी की गई साहब, है। 9 मई के हवाले से रियासत बहुत क्लियरली अपना मौकिफ बता चुकी है कि 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट से अगर किसी को रिलीफ मिलता है, कोई इंटरिम रिलीफ मिल जाता है, बेल ग्रांट हो जाती है, तो क्या फिर समझा जाए कि एक तरफ तो रियासती पॉलिसी है, एक तरफ रियासत का मौकिफ है और दूसरी तरफ गैर मामूली रिलीफ है, तो क्या कहीं कोई तजाद है इदारों के माबैन या कोई खलीज वाक़ है? देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं रेहान साहब, जो कि समझने की जरूरत है। आप देखें कि अगर एक साबिक वजीर आजम बाहर से पाकिस्तान वापस आता है, वो अगर राहदारी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू करता है, तो फिर अदालतों से सवाल पूछा जाता है कि आप एक इश्तिहारी को कैसे राहदारी जमानत दे सकते हैं, उसकी जमानत कैसे हो सकती है, उसको पेश होने के लिए आप कैसे मोहलत दे सकते हैं, उसको आप एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लें। लेकिन अगर अपनी पार्टी का बंदा है, वो राहदारी जमानत के लिए लेके गया है, पंजाब से उसका ताल्लुक है और पेशावर हाई कोर्ट में गया है। यहाँ पर भी एक और वाकया मैं कोट करना चाहूंगा कि अभी चंद रोज पहले पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक और रहनुमा ने भी पेशावर हाई कोर्ट से रिज्यू किया था कि मुझे जमानत दे दें। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि आपका ताल्लुक तो पंजाब से है, तो आप पेशावर क्या लेने आए हैं? आप मुतलका अदालत पे जाएं, वहां से जाके आप जमानत हासिल करें, मुतलका हाई कोर्ट में जाएं, वहां से राहदारी जमानत लें। लेकिन चलें, अदालत ने मुनासिब समझा, अदालत ने राहदारी जमानत दे दी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मीठा मीठा तो आप सब करें, लेकिन जो कड़वा कड़वा है उसको आप थू थू करना शुरू कर दें कि नहीं, ये क्योंकि हमारे हक में इसकी फैसला वजह नहीं क्या है? आया। पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों? पेशावर हाई कोर्ट, मतलब पेशावर हाई कोर्ट से रिज्यू क्यों किया गया? जी, मैं ये पूछ रहा हूं ना कि राहदारी जमानत लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों? आपने रेफर किया ना कि पंजाब से वो पेशावर पहुंचती हैं, पेशावर हाई कोर्ट से जाके रिलीफ दिया जाता है और फिर वो मंजर आम पर भी बड़े अरसे के बाद आते हैं। इससे पहले वर्चुअल जलसे के अंदर भी नामालूम मकाम से उनको खिताब करते हुए सुना गया और एक अचानक से पेशावर हाई कोर्ट में नमूदार होती है और वहीं पर मौजूद रहती है ता वक्ते के चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रात गए पहुंचते नहीं है और ये रिलीफ ग्रांट नहीं कर दिया जाता है। तो पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब ही क्यों? क्योंकि इससे तो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स का ये तासुर मजबूत होता है कि एक हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है और ये पीटीआई के साथ लाडलो जैसा सलूक कर रही है। ये तासुर तो उभर रहा है कि जब एक ही आप हाई कोर्ट से रिज्यू करेंगे और राहदारी जमानतों के लिए रिज्यू करेंगे, तो फिर अब सोशल मीडिया के ऊपर कोई किसी को नहीं बख्शता। वो फिर सवाल तो उठाता है, सवाल तो उठते हैं कि फिर पेशावर हाई कोर्ट से बार बार जाके क्यों राहदारी जमानत के लिए रिज्यू किया जाता है। लेकिन कथा नजर इस बहस के रेहान साहब, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक बाकायदा हिकमत अमली नजर आती है कि आप ये देखें कि जितने भी इनके कैंडिडेट हैं, जो रोपोश हैं, वो अब मुख्तलिफ अदालतों से रिज्यू कर रहे हैं। कासिम सूरी साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे राहदारी जमानत के लिए, उनको नहीं मिली थी। इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया था कि हमें हमारे मुकदमात की तफसीलात दी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन मुराद सईद ने भी पटिशन दायर की थी, केपी पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर की थी। तो इनकी ये सियासी और कानूनी हिकमत अमली है कि अपने जो नॉमिनेशन पेपर हमने एक्सेप्ट करवाने हैं, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर से रिजेक्ट हो गए हैं, तो हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेके
हम मुतलका एपलेट फोरम पे पेश हो जाएंगे और वहां से अपने नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करवा लेंगे। और उसके बाद जैसा कि आपने एक सवाल किया कि पेशावर हाई कोर्ट क्यों, इसकी एक वजह यह भी नजर आती है कि ये इतने अरसे से रुपोश हैं। 9 मई के ये मुल्जमान हैं, 9 मई के इनके ऊपर केसेस हैं, तो ये तब से रुपोश हैं। तो लगता यह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में थे, वहीं पर ये इन्होंने अपने आप को जो है वो गायब किया हुआ था, हाइड किया हुआ था। तो अब चूंकि एक वक्त आन पहुंचा है और अपने नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस करानी है, तो जो करीबी हाई कोर्ट इनको लग रही है, तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर रहे हैं। तो लास्टली ये कहिएगा कि क्या आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जाए कि 9 मई के जो दीगर मुल्जिमान हैं वो भी पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेंगे या इसके लिए रुजू करेंगे, पेशावर हाई कोर्ट के दर पर दस्तक देंगे? ये तो डिपेंड करेगा ना कि उन्होंने अपने आप को हाइड कहाँ पे कर रखा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में कर रखा है, या बलूचिस्तान में कर रखा है, या सिंध में कर रखा है, या पंजाब में रुपोश हैं, ये तो डिपेंड करेगा। लेकिन अब तक जितने भी हमने केसेस देखे हैं वो सारे पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। अब बल्ले के निशान के हवाले से देख लें कि बल्ले का निशान जो कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला दिया था, उस पर रिलीफ लेने के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए, ये पेशावर हाई कोर्ट चले गए। और पेशावर हाई कोर्ट में भी जो हुआ वो भी आपके सामने है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो पीटीआई की अपील थी उसमें पार्टी तो इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था, लेकिन यकतरफा तौर पे इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए बगैर और कमरा अदालत में जो प्राइमा फेशी मौजूद थे वफाक के डिप्टी अटॉर्नी जनरल और सूबे के एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनका मौक़िफ़ सुन के जो है वो इंटरिम रिलीफ दे दिया गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट एंटिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब इलेक्शन कमीशन को आपने रिस्पोंडेंट बनाया है तो फिर आप वफाक के किसी लॉ ऑफिसर को नहीं सुन सकते। आप सूबे के किसी लॉ ऑफिसर को सुन के उस केस में एड इंटरिम जो ऑर्डर है उसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने इलेक्शन कमीशन को ही सुनना है। इसी वजह से फिर इलेक्शन कमीशन ने वहां पे पेशावर हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्त दायर की थी कि ये कानून के मुताबिक हमें सुनना चाहिए था, इसमें अर्जेंसी भी नहीं थी, तो हमें नहीं सुना गया, तो अपना जो आपका स्टे ऑर्डर है वो रिकॉल कर लें। तो जज साहब ने ऑर्डर रिकॉल कर लिया। उस मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्ली हियरिंग की दरखास्त दायर की है कि कल लगाई जाए, लेकिन कल इनकी दरखास्त समाअत के लिए फिक्स होती रही, इसलिए नजर नहीं आ रही कि ताहियात नाहली का जो केस है उसे कल सुबह 9 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इसमें ऐसी कोई एजेंसी नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो बल्ले के निशान की अलॉटमेंट का मामला है, पार्टी सिंबल का जो मामला है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब आपके वक्त के लिए।